हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी जो है फ्लेमिंगो के थर्ड पोएम पे बेस है। फ्लेमिंगो का थर्ड पोएम जो कि कीपिंग क्वाइट है, जिसको पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। और पैब्लो नेरूडा जो थे बहुत ही अच्छे राइटर थे और इन्होंने जो भी पोएम लिखी है बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है। और इस पोएम को आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम डिटेल में समझाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं पहले हम पोएम की तरफ। मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले राइटर का नाम जान लेते हैं। राइटर हमारे जो पैब्लो नेरूडा जी हैं, उनका जन्म जो है 1904 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी 1973 में हुई थी। उनका जो पेन नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेयास बासेलाल्टो, जिनका जन्म जो चिली में हुआ था, चिली पैरल क्षेत्र में, चिली देश में इनका जन्म हुआ था। और उनकी जो पोएम होती है वो इतनी अच्छी, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी होती जो आराम से सभी के समझ में आ जाए। और उन्होंने 1971 यानी अपनी डेथ के ठीक 2 साल पहले जो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज जीता था। क्लियर। अब इस पोएम में जो है पैब्लो नेरूडा जी है, इस पोएम में आत्मनिरीक्षण यानी कि जो है इंट्रोस्पेक्शन इस पर, और मौन यानी साइलेंस, इसके महत्व पर जोर देते, इसके जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताते हैं कि ये व्यक्ति जो ये दोनों चीजें होती है, यानी कि आत्मनिरीक्षण और मौन, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती हैं। और आत्मनिरीक्षण और मौन में मतलब आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस, इसमें इतनी पावर होती है कि धरती के स्वरूप को भी बदल सकती है। और ये चीजें इसमें बताती है कि इससे हम लोग आपस में एक होकर रह सकते हैं, एकता का इसमें मैसेज दिया जाता है। और इसे बताया जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन से क्या क्या चीजें होती हैं और ऐसे हम लोग अपने इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को जांच सकते हैं। इस पोएम में ये चीज बताई गई है। तो ज्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं अपनी पोएम की तरफ और पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और उसी के साथ साथ इसके बारे में जानते हैं। तो पोएम शुरू होती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, मतलब 12 तक काउंट करेंगे और तब तक हम लोग एकदम शांत रहेंगे, एकदम चुपचाप रहेंगे, कीप स्टिल, एकदम शांत रहेंगे। तो 12 तक किस लिए गिनते हैं? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो इंट्रोस्पेक्शन है ये हमें अपने अंदर अगर हम करने बैठ जाएं तो हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति को बस उतना ही समय लगेगा जितना कि उसे 12 तक काउंटिंग में लगता है। और शायद इसलिए भी 12 तक बताया गया है, काउंट 12 तक, कि जो दिन घड़ी होती है वो घड़ी में हम लोगों को 12 तक ही दिखाया जाता है। भले घड़ी 2 बार में चल के दिन में 24 बताती है, लेकिन हम लोग 12 घंटे दिन के कार्य करते ही रहते हैं। तो वो 12 इसलिए बताया गया, 12 इसीलिए कहा गया। या हो सकता है हम लोगों को जो हमारे ईयर होते हैं उसमें 12 मंथ होते हैं, इसीलिए 12 तक कहा गया। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप लोग इंट्रोस्पेक्शन में हम लोगों को 12 तक काउंट करने तक का ही समय लगता है। इतने ही काउंट करके साइलेंस होकर अगर इस चीज़ को काउंट करते हैं तो हम लोगों को इतना ही समय लगना है। तो इसीलिए 12 तक बताया गया है कि हम लोग 12 तक गिरेंगे और एकदम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब एक बार के लिए ये सोच के देखिए कि धरती का स्वरूप कैसा होगा कि जब हम लोग लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, जब हम धरती पर कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। धरती कोई लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जो हम लोग चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज, हिंदी, इंग्लिश, जो कुछ भी बोलते हैं ये धरती की लैंग्वेज है। और साथ ही साथ वो लैंग्वेज जो कि साइन लैंग्वेज है, जिसमें हम इशारों से, गेस्चर के माध्यम से बातें करते हैं, वो सारी लैंग्वेज में जो हम बात करना बंद कर देंगे, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तब सोच के देखिए कि धरती का स्वरूप उस समय कैसा होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और 1 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन अपने आप को आप रोक लीजिए। 1 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लीजिए और अपने हाथ ना हिलाइए। आर्म्स, आवर आर्म सो मच। आर्म्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर्म्स को 2 भाषाओं में 2 तरीके के लिए यूज किया गया। एक आर्म्स मतलब जो हम लोगों के हाथ पैर होते हैं, जिससे हम लोग कुछ एक्टिविटी क्या करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ किया करते हैं, तो हम लोगों के हाथों से एक्टिविटी करते हुए उस हाथ को भी रोक लिया जाए। और एक आर्म्स का मतलब हुआ कि जो आर्मीज हमारी होती है, सेनाएं होती है, वो अपने आर्म्स यानी अपने हथियारों से युद्ध लड़ती रहती है, उन आर्म्स को भी कुछ देर के लिए रोक लिया जाए। तब सोच के देखिए कि धरती का स्वरूप कैसा होगा कि जब हम लोग एक 12 तक काउंट के लिए एकदम से स्टिल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, पूरी धरती पर
उतने सेकंड के लिए 12 सेकंड के लिए एकदम शांति छा जाएगी। तो कैसा हो जाएगा धरती का स्वरूप? इट विल बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। ये जो एक बहुत ही विलक्षण अवसर होगा, विलक्षण का मतलब बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा अवसर होगा, और ये पहली बार होगा। क्योंकि पहली बार कैसे होगा? क्योंकि धरती पर एक साथ कभी कोई सब लोग चुप नहीं रह सकते, धरती पर एक साथ सभी लोग अपने काम को बंद नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये पहली बार होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन, विदाउट रश, रश का मतलब बिना भाग दौड़ के। आप देखे होंगे कि सब लोग एक लक्ष्य लेकर भागते रहते हैं कि सुबह से शाम तक एक काम को करना है, एक काम को करना है। विदाउट इंजन, और बिना इंजन के, बिना यंत्रों के। यंत्र का मतलब किसी भी प्रकार का यंत्र, चाहे फैक्ट्रियों में, कुछ कारखानों में कुछ काम, कुछ कोई चीज़ बनाने का यंत्र हो, चाहे हम लोगों की जो गाड़ियां हैं उससे हम जो लोग चलते हैं वो यंत्र हो, या किसी भी प्रकार का यंत्र बिना यंत्र के, उतनी देर के लिए बिना यंत्र के। वी वुड ऑल बी टुगेदर। यहाँ देखिए वी वुड, यहाँ पे वी वुड, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक साथ आए हैं, अर्थात यहाँ पे एलिट्रेशन आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में ये होता है कि जब दो वर्ड के पहले जो लेटर एक जैसे हों तो वहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ड्स के, तो वहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है, और ये बताते हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजर, और हम लोग उस समय एक साथ एक हो जाएंगे, एक अजीब विलक्षण क्षण के साथ उस समय हम लोग एकदम से एक हो जाएंगे। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ पे बताया गया कि फिशरमैन, वे मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें लाके बाजार में बेच के अपनी जीविका चलाते हैं, तो वे मछुआरे भी उस समय शांत हो जाएंगे, क्योंकि तब धरती के सभी जीवों को, एवरी क्रिएचर ऑन अर्थ, जो कहा गया है कि सभी लोग एकदम शांत हो जाए, एकदम स्टिल हो जाए और सब इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर के आत्मनिरीक्षण को करें, तभी सब लोग अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप से मिल पाएंगे। तो उस समय मछुआरे भी एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी शांत होने के लिए कहा गया, और तब वे मछलियों, समुद्र में उपस्थित किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी हार्म वेल्स का मतलब, वो वेल्स यहाँ पे कहा गया है बड़ी मछली के, लेकिन वहाँ सभी प्रकार की मछलियों की यहाँ तुलना की गई है कि सभी प्रकार की मछलियों को वहाँ पे वो फिशरमैन यानी मछुआरे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। अब यहाँ पे कहा गया है कि वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक कैसे इकट्ठा होता है? नमक जैसे समुद्र में एक ऊपर पानी चढ़ा तो उस पानी को रोक दिया जाता है, पानी को सुखा के उसमें से नमक निकाला जाता है। लोग वहाँ पे जो नमक इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, वो नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथों में घाव हो जाता है। तब जब सब लोग शांत हो जाएंगे, अपने आत्मनिरीक्षण करने लगेंगे, अपने आप को अंदर से देखने लगेंगे, तब ये वे अपने हाथों में लगे घावों को भी देख सकते हैं। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि हम लोग अपनी रोज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा दौड़ते रहते हैं कि अपने ऊपर लगे घावों को भी हम लोग नहीं देखते हैं। तो उस समय जब हम लोग एकदम स्टिल हो जाएंगे तो हम अपने ऊपर लगे घावों को भी देख सकते हैं कि हम लोगों को कितनी चोट लगी है, कितना घाव लगे हैं। ये चीज़ हम लोग अपने आप से देखकर अपने आप को जान सकते हैं। तो वहाँ पर भी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वे लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक इकट्ठा करने का साथ साथ जो उनके हाथों में घाव लग रहे हैं, तो वो घाव उस समय वो नहीं देखते, लेकिन जब वो शांत हो जाएंगे तब वो अपने घाव को एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कवि क्या कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। दोज, वे लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स का मतलब हुआ कि वो युद्ध जो हम लोग प्रकृति से लड़ रहे हैं, यानी जो हम लोग नेचर से, इन्वायरमेंट से जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसको ग्रीन वॉर्स का नाम दिया गया। इन्वायरमेंट से कैसा युद्ध होता है कि पेड़ काटा जा रहा है, नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, कि मतलब जंगलों को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है, वहाँ बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, और प्रकृति अपना जो है अपनी तरफ से आप लोगों को से वो एक युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग प्रकृति से, कि वहाँ पे हम लोग प्रकृति को पूरी तरह से विनाश करने पे लगे हुए हैं और प्रकृति जो है हम लोगों को पूरी बचाने पे लगी हुई है। तो वहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग वो ऐसी वॉर जो ग्रीन वॉर के नाम से लड़ रहे हैं, एक प्रकृति से युद्ध लड़ रहे हैं। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ऐसा युद्ध जो गैसों से लड़ा जा रहा है, ऐसा युद्ध जो गोली बंदूक से लड़ा जा रहा है। तो ऐसे युद्ध से भी हम कुछ देर के लिए शांत हो सकते हैं, एकदम चुपचाप रहे। जब हम लोग सारे काम बंद कर देंगे, सारे आर्म्स रोक देंगे, तो क्या होगा? मशीन सारी रोक देंगे। जंगलों को खत्म करने के लिए मशीनों का यूज़ किया था, वॉर्स के लिए हम लोग आर्म्स का यूज़ करते हैं। तो सब कुछ जब हम स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो सब कुछ रोक दिया जाएगा। और वे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी जीत है लेकिन उसके सर्वाइवर नहीं है, उसमें कोई बचा नहीं। सर्वाइवर का मतलब जो बच जाते हैं युद्ध करने के बाद, वो सर्वाइवर। वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वे
क्लीन क्लॉथ का मतलब हुआ कि नए वस्त्र, नवीन वस्त्र धारण करेंगे। नवीन वस्त्र मतलब जो जो युद्ध के दौरान का फटे पुराने कपड़े उनको चेंज करके नए वस्त्र धारण करेंगे। और दूसरा क्लीन क्लॉथ का मतलब हुआ कि वो वहाँ पर नया स्वरूप बना लेंगे। नया स्वरूप का मतलब कि वो अपनी जो मानसिकता है उसे बदल डालेंगे। कैसी मानसिकता? एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। और वे उनसे जो जिन लोगों से वो युद्ध कर रहे हैं, जो दो देश के सिपाही एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, वो दोनों देश के सिपाही जब सारे आर्म्स को रोक देंगे और आत्मनिरीक्षण करेंगे तो ये पाएंगे कि जो सामने युद्ध करने वाला सिपाही है मुझसे, वो मेरा ही भाई है, मेरा ही बंधु है। और उसी के साथ बात करेंगे और अपने दुश्मन को अपने भाई के रूप में स्वरूप में पाने के लिए वो एक नए जीवन का शुरुआत करेंगे। क्लीन क्लॉथ उसी को कहा गया है कि नए जीवन की शुरुआत अपने दुश्मन को अपना भाई बना लो, इन शेड डूइंग नथिंग, और कुछ न करते हुए एक साथ बैठें। क्लियर? व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। जो मैं चाहता हूं उसे सोचकर आप कंफ्यूज मत होइए। कभी यह कहता है कि जो मैं चाहता हूं इसे सोचकर आप कंफ्यूज मत होइए, किसी प्रकार की कंफ्यूजन मत रखिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मतलब इसमें कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूरी तरह से अक्रियता मैं नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जीवन जो है वो तो चलता ही रहता है। जीवन में जो कुछ कार्य है वो तो होते रहेंगे, जीवन का कोई कार्य रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके बीच में अब थोड़ा सा पॉज लेके अपने आप को सोचो, अपने क्या कर रहा हूं मैं, मेरे करने से किसी का क्या लाभ हो रहा है या किसका क्या नुकसान हो रहा है, इसको सोचो। और आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता, मैंने कभी कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान, यानी जो डेड बॉडी होती है उसके समान आप स्टिल हो जाए, कोई कार्य ना करें। ये चीज़ मैं नहीं चाहता। कभी कह रहा है, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अपनी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में से थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा उस कार्य को रोके और अपने आप को देखें कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप डेड बॉडी की तरह एकदम स्टिल हो जाए। क्लियर? इफ वी वर, अब यहाँ देखिए वी वर, ये दोनों वर्ड एक जैसे मिले, यहाँ एलिट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स इज ए ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ देखिए if we were नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड हो गए। सिंगल माइंडेड का मतलब केवल एक ही चीज़ सोच में, एक सोच हम लोग ले ली है कि अपने टारगेट को हमने डिसाइड कर रखा है कि इस चीज़ को हमें पूरा करना है, और उसी की तरफ सिंगल माइंडेड होकर उसी की तरफ हम लोग लगातार दौड़ते जा रहे हैं। अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ मूविंग, और उसी की तरफ अपनी ज़िंदगी को दौड़ाते जा रहे हैं, उसी टारगेट को लेकर अपनी जो ज़िंदगी है उसी के वैसे ही जीते रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। और एक बार सोच के देखिए कि जब उस टारगेट को हम भूल कर कुछ नहीं करेंगे तो कितनी, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद कितनी बड़ी शांति होगी। मतलब जब सारे लोग अपने टारगेट को, अपने सिंगल माइंडेड के जो टारगेट रखा है उस टारगेट को भूल कर एकदम शांति से रहेंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो कितनी बड़ी साइलेंस हो जाएगी, कितना बड़ा मौन हो जाएगा पूरे संसार में, पूरे विश्व में कितनी शांति हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। और अपने इस दुख को, मतलब ऐसी भाग दौड़ में क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं, ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब हम लोग साइलेंस होकर अपने जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इसमें आप जान पाएंगे कि हम क्या हैं, हम लोग अपने अंदर से क्या हैं। इस दुख को, मतलब इस दुख को, जिससे लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जान पाया, या तुम, जिससे कोई कहता नहीं तुम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए, तो इस दुख को आप वहाँ पे इंटरप्ट करेंगे और अपने आप को समझ पाएंगे कि आप अंदर से क्या हैं। एंड ऑफ थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और इस दुख से भी निजात पा लेंगे कि वो जो टारगेट आपने निर्धारित कर रखा उसके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित कर दी है कि इस टाइमलाइन, यानी कि आपकी डेथ जो है, आपकी मौत जो है वो टाइमलाइन है, और उस टाइमलाइन से पहले उस कार्य को आपको करना है। इसीलिए आप दिन भर उसी कार्य के पीछे भागते रहते हैं कि आपको उस टाइमलाइन के पहले अपने कार्य को पूरा कर लेना है। और आप उस समय जब स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और अपने आप को अंदर से आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो आप कुछ समय के लिए उस डर को भी भूल जाएंगे कि मुझे उस टाइमलाइन से पहले अपने उस कार्य को पूरा करना है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि आप कुछ देर स्टिल रहकर, मौन रहकर,
इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप क्या है, और उतने देर के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। मतलब दिमाग में कोई भी विचार मत रखिए, एकदम स्टिल हो जाइए। कोई भी विचार दिमाग में, एकदम शून्य दिमाग में करके अपने आप को उसमें जांच कीजिए अपने आप की कि क्या है आप, और उस समय आप अपने अंदर से उस डर को भी निकाल देंगे। आगे पोएट कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद धरती हमें सिखा सकती, शायद धरती हमें पढ़ा सकती, पर है। लेकिन यहाँ देखिए कितना बढ़िया इसमें आपको पर्सनिफिकेशन का फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा है कि द अर्थ कैन टीच अस, कि धरती हमें पढ़ा सकती, धरती हमें सिखा सकती। तो पढ़ाने या सिखाने का काम कौन करता है? हम लोगों के लिए टीचर हमारे पढ़ाने का सिखाने का काम करते हैं। और यहाँ पे अर्थ हम जो हमें पढ़ाने सिखाने का काम कर रही, तो इस लाइन में आपको पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जब सब कुछ लगता है कि सब कुछ डेड हो चुका है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब ये धरती जो है प्रूव करती है कि ये जिंदा है। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि सर्दियों में जब हमें सब कुछ लगता है कि एकदम सर्दी के कारण सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है, सब कुछ एकदम लाइक डेड पड़ा रहता है, कि लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, पेड़ पौधे जब एकदम से लहराते नहीं हैं, या फिर जो पक्षी रहते हैं वो अपने घोंसलों में दुबके से रहते हैं, तो ये लगता है कि धरती पे सब कुछ डेड हो गया, धरती पूरी डेड हो गई। लेकिन जस्ट उसी समय जब स्प्रिंग आता है या समर आता है, तो एकाएक सब कुछ फिर से एक्टिव हो जाता है, सब कुछ फिर से अलाइव हो जाता है। तो वहां देख के लगता है कि धरती पे ये धरती फिर से जीवित है। तो धरती हमें, यानी पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है कि जब सब कुछ लगता है कि सब कुछ डेड हो चुका है, तब वो फिर से प्रूव करती है कि ये जीवित है, इस पर लोग अभी जीवित है, इस पर क्रीचर सभी हैं। क्लियर? नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं 12 तक गिनूंगा। कभी यहाँ पे कहता है, पोएट यहाँ पे कहता है कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे। ये थीम जो है, ये थॉट जो है, कभी यहाँ देना चाहता है जो हम लोगों को रीडर्स हैं जो इसके पोएम के, उन सबको ये बताना चाहता है कि अब मैं 12 तक गिनने जा रहा हूँ, और अब इस समय आप एकदम शांत रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो कभी ये चीज़ हम लोगों को बताना चाहता है कि ये थॉट हम लोगों के माइंड से भूलनी नहीं चाहिए, कि हम लोग जो है इंट्रोस्पेक्शन करें 12 तक काउंट करके, और स्टिल रहे, मौन रहे, और धरती का स्वरूप पूरी तरह से उतनी देर में बदल जाएगा। क्लियर? इसी के साथ ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है। और उम्मीद करता हूँ इस पोएम में मैंने जो आपको पोएम की समरी बताई, पोएट के बारे में बताया, और उसके बाद इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच बताई, इसमें 2 ही फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिली, एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन। ये आपके सेंट्रल आइडिया को लिखने में बहुत ही सहायक होगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसको एंजॉय किया हो, तो भाई शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जल्द तुरंत ही इसके बाद मैं आपके लिए इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर आने वाला हूं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आने वाला हूं। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको ये वीडियो मेरा टाइम पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।